सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का स्वागत है 2026 प्रीलिम्स के लिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड सभी एस्पिरेंट्स को, ठीक है। और आशा करते हैं सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। जिसकी नहीं भी चल रही है तो भाई देखो, अब लास्ट टाइम चल रहा है, सो आई बिलीव कि अब आपको वन शॉट रिवीजन के ऊपर फोकस करना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड अपनी मिस्टेक्स को इन्हेंस करना चाहिए। वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। ऑल दो हम इस वीडियो में इस बार में बात नहीं करने आए कि गाइडेंस क्या रहनी चाहिए अब एक मंथ के लिए, यूपीएससी से पहले 40 दिनों के लिए। तो प्रीलिम से पहले क्या स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। हम वहाँ पे लाइव क्लास रख लेंगे, वहाँ पे फेस टू फेस जो है डाउट्स क्लियर कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। इस वीडियो में अपन लोग इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की कंप्लीट वन शॉट नोट्स लेकर के आई हूँ एंड प्रिटी श्योर, डैम श्योर, 110% श्योरिटी आई गिव यू कि यार यहाँ से वो क्वेश्चंस आते हैं हर साल जिसकी मोस्ट प्रोबेबली है कि वो कंटेंट, ये जो टॉपिक है वो रिपीटेड टॉपिक है। तो मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। यू हैव टू नोटिस कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से हर एक साल 10 से 12 क्वेश्चन आ ही रहा है स्पीसीज़ को लेकर के, ठीक है। जियोग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेट चेंज, ऑर्गेनाइजेशंस, इन्हीं सबको रिलेट करके करंट और स्टैटिक को मिला करके क्वेश्चंस आ रहा है। तो आपके लिए इसको कवर करना ज़रूरी है। इसको इग्नोर कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। अगर 12 क्वेश्चन भी आप देखोगे कि 10 भी क्वेश्चन आया तो यहाँ पर आप देखोगे कि यार 20 नंबर का एक क्वेश्चन 20 नंबर आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से कवर हो रहा है और 20 नंबर कट ऑफ क्लियर करने के लिए इनफ है। मेरे मानना आधा नंबर भी बहुत है, बंदे आधे नंबरों से रह रहे पीछे, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं कुछ सेक्शंस आपको बता देती हूँ। ऑलरेडी ना इन्वायरमेंट और इको की पार्ट 1 बनी हुई है, वो देख लेना जा करके। इस पर हम पूरी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को ख़त्म ही कर देंगे, बिल्कुल समाप्त कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है। दोबारा आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो भाई दुख दर्द यहाँ पे भी मैं ख़त्म करवा दूँगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ले लेना, रिवाइज़ कर लेना। जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना बढ़िया रहेगा। की पॉइंट्स है, इससे छोटे नोट्स आपको नहीं मिल सकते। और मैंने पूरा इन्वायरमेंट इसके अंदर कवर किया है। स्टैंडर्ड बुक मत पढ़ो, सिर्फ इस नोट्स को पढ़ लो, बस इतना कहना है। सेक्शंस देख लो, सब कुछ मैंने इसके अंदर कवर किया हुआ है। पहले वाले में ना हमने इकोसिस्टम के बेसिक्स कवर कर लिए थे, बायोडाइवर्सिटी कर लिया था, क्लाइमेट चेंज पढ़ लिया था। अभी जो हम रिसेंटली पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे रिसेंट का COP, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2024 वाला। क्या क्या था, इंटरनेशनल कन्वेंशन, पॉल्यूशन, प्रोटेक्टेड एरियाज, स्पीसीज़ 2024-25 के सारी स्पीसीज़ कवर करेंगे। और इंडिया का अलायंस क्या रहने वाला है, ये सब, इन्वायरमेंटल के कुछ लॉ, और अंत में क्विक रिवीजन देख लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेटिंग डाल दी है भाई, किस टॉपिक की क्या क्या वेटेज रही है हर एक साल और कितना बेसिकली इसका पोटेंशियल रहा है। छोटा सा पहले क्विक रिवीजन भी ले लेते हैं। देखो, क्विक रिवीजन पिछली बार हमने पढ़ लिया था इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो साइकिल रिलेशनशिप, ये सब हमने पढ़ लिया था। आपको पता होगा कि हम यहाँ पे 10% का लॉ जो है वो हर एक स्पीसीज फॉलो करती है। ये किसने दिया था, ये याद रखना, ये दिया था यहाँ पे लैंडमैन 1942 में देते। इनका कहना है कि प्रोड्यूसर से लेकर के कंजप्शन तक, यानी कि प्लांट से लेकर के हार्बीवर्स, कार्निवर्स, इन सब तक 10% तक की जो एनर्जी का है वो फ्ले रहता है। अगर सबसे बेस लेवल पे 100% की एनर्जी है और उसको अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो वहाँ 100 से यहाँ पे 10% ट्रांसफ़र होगा, बाकी का 90% यहीं पे यूटिलाइज हो जाएगा। इतना बेसिक है, सबको क्लियर होगा, मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगी। और जिसने पढ़ रखा होगा उसके दिमाग में रिवीजन हो गया होगा, है ना, मेरे बोलने से पहले ऑलरेडी उसके माइंड में चल रहा होगा। एक और टर्म है यहाँ पे GFC और DFC। ये फूड चेन के 2 टाइप है। हमने पिछली बार पढ़ा था, फूड चेन के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन और यहाँ पे डेट्रेड फूड चेन। ग्रेजिंग का मतलब होता है लिविंग प्लांट से जो शुरू होता है, और डेट्रेड मतलब कि डेड, ठीक है, डेड प्लांट से जो शुरू होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, ये भी याद रखना है, यहाँ से डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या कहते हैं एनर्जी पिरामिड के बारे में पढ़ा था, जो मैंने आपको 10% का लॉ बताया। 90% नीचे वाले के पास रह जाता है, 10% ऊपर वाले के पास चला जाता है। फिर उसी वही अगर उसको कोई कंज्यूम कर रहा है कोई स्पीसीज, तो 10% सेम है, 10% इसको मिलेगा, यहाँ पे 90% ये कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। 1% इसको, बाकी का 9% इसको। इस तरीके से आप डिवाइडेड करके चलो। इसी को एनर्जी का पिरामिड कहते हैं। बायोमास पिरामिड, ये इन्वर्टेड हो सकता है, ये इन्वर्टेड नहीं हो सकता, ठीक है, इनकी चेंज नहीं हो सकता है। नंबर पिरामिड, ये भी इन्वर्टेड हो सकता है। की स्टोन स्पीसीज, ये याद रखना, की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, वो पर्टिकुलर फूड वेब के अंदर स्पीसीज जिनके हट जाने से पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, यानी कि वो एक मेन इंजन की तरह काम कर रहा है। अगर वो इंजन खत्म हो गया तो भैया गाड़ी नहीं चलेगी, यानी कि इकोसिस्टम काम नहीं करेगा। और वो कैसे हो सकती है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे टाइगर, वॉल्वल्स, शी ऑटर्स, एलिफेंट शार्क, ये सब के सब कुछ एग्जांपल्स है की स्टोन स्पीसीज के। याद रखना की स्टोन, बस इतना याद रखो, की स्टोन स्पीसीज आर दोज स्पीसीज दे प्ले डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज इकोसिस्टम इम्पैक्ट, और इनके इम्पैक्ट से जो है पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया एनर्जी
बायोकेमिकल साइकिल भी हमने पिछली बार पढ़ लिया था। इसमें देखोगे, हाँ, 2-3 चीज़ याद रखना। नाइट्रोजन के 5 स्टेप्स है, फॉस्फोरस में कोई गैशियस फेस नहीं होता है। जो की पॉइंट्स बता रही हूँ उसको नोट कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसमें पहले देख लो, बायोजियोकेमिकल में कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और वाटर। ठीक है, लेट मी चेंज माई पेन। कार्बन की जब अपन लोग बात करते हैं तो देखो, कार्बन कहते हैं, इस पर फोटोसिंथेसिस होता है। कार्बन में फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि सिंक हो सकता है। इसका कंबंशन भी होता है, सोर्स है, शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म भी है। लॉन्ग टर्म में बायोजियोकेमिकल की तरह, जियोलॉजिकल की तरह इसमें चेंजेस होते हैं, शॉर्ट टर्म में बायोटिक की तरह होते हैं। CO2 इस रेफर्स किया जाता है इसके अंदर से, जिसको हम फोटोसिंथेसिस में प्लांट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं। नाइट्रोजन में याद रखो 5 स्टेजेस बेसिकली ये फॉलो करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये फिक्सेशन होती है, उसकी अमोनिफिकेशन होती है, फिर उसकी नाइट्रोफिकेशन होती है, असिमिलेशन होती है, डिनेट्रेशन होती है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे फॉस्फोरस में देखोगे तो सेडिमेंट्री साइकिल्स होती है, सिर्फ और सिर्फ बायोजियोकेमिकल में फॉस्फोरस सेडिमेंट्री साइकिल याद होगा। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये जियोलॉजी का थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा। वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वहाँ से रॉक प्रोड्यूस होते हैं, फिर उन्हीं के छोटे छोटे चीज़ें मिलाकर सेडिमेंट्री बनाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल होती है इसके अंदर केवल। तो ये जो केवल वाले बोलते हैं ना, अरे भैया केवल है तो फिर नहीं हो सकता है, तो नहीं भैया ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ सेडिमेंट्री में केवल आपको नोटिस करना पड़ेगा। नो गैशियस फेस, ये याद रखो, नो गैशियस फेस लिख लो इसको कहीं भी। इसके अंदर कोई गैशियस फेस नहीं होता, और यही ट्रैम्प है जो फंसा सकता है। देखो की ट्रैम्प लिखा हुआ है ना यहाँ पे। फॉस्फोरस में नो गैशियस फेस होता है, फेस लाइक कार्बन और नाइट्रोजन जैसे। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन से कोई गैसेज नहीं होती। नेक्स्ट देखोगे सल्फर भी है, तो ये गैसियस फेस होता है। वाटर तो आपको पता ही होगा कि वाटर में जैसे आप रेन का ले लो, इवेपोरेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको बोलते हैं। की ट्रैप मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लिख लो इसको साथ में। फॉस्फोरस साइकिल जो है कोई गैसियस फेस नहीं होता है, प्योरिटी सेडिमेंट होते हैं, प्योर सेडिमेंट होता है, कोई गैस वगैरह नहीं होती। कार्बन नाइट्रोजन ये दोनों के दोनों इसके अंदर गैस के फेसेस नहीं रहते। ठीक है, पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट हमने पिछली वीडियो में बायोडाइवर्सिटी भी देख लिया था। इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है, तो 4 हॉटस्पॉट है। वर्ल्डली 34 हॉटस्पॉट है, जिसमें से 4 इंडिया में है, बाकी 3rd वर्ल्ड के अलग अलग भागों में है। हॉटस्पॉट कैसे कंजर्व के, हॉटस्पॉट बनाने का किसी भी एरिया में क्राइटेरिया क्या है, तो 2 चीज़ माइंड में रखना। 15 से ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए वहाँ पे, प्लांट स्पीसीज, और 70% एटलीस्ट 70% वहाँ पे ओरिजिनल हैबिटेट होना चाहिए। ठीक है, अब हैबिटेट लॉस के हमने कई सारे कारण भी पढ़ लिया, इसमें हमने एक ट्रिक याद की थी हिप्पो करके। ठीक है, हिप्पो, हैबिटेट लॉस, इन्वेंसिव स्पीसीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिख लो। एक हुआ था मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, हुआ था यहाँ पे कुमिंग में। ठीक है, कुमिंग मॉन्ट्रियल, जहाँ पे मॉन्ट्रियल दिखे तो ये आप याद रखना, रामसर साइड से ये कनेक्ट होता है। ठीक, इसके अंदर टारगेट रखा गया था COP 15 2022 में, वो रखा गया था 30x30 का। 30x30 का मतलब क्या है कि 30% वो 30% का जो प्रोटेक्शन करेंगे वो अर्थ या लैंड्स पे करेंगे, और 30% वो ओशन पे भी फोकस करेंगे बाय 2030। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा ये स्टेटमेंट कि 23 ग्लोबल टारगेट्स इसके अंदर रखे गए थे बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को। इंडिया ने अपनी समिट अपडेटेड की थी किसके थ्रू, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान के थ्रू 2024-23 तक। ठीक है, याद रखना ये चीज़। और 2024 में ही एक फंड आया था, इसको बोला गया था काली फंड। COP 16 में आया था, 15 में नहीं, COP 16 में आया था काली, जिसको काली जगह का नाम है, काली 2024। ये फर्स्ट ग्लोबल मैकेनिज्म ऐसा था जिसने बेनिफिट्स को शेयर किए थे डिजिटल सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, मतलब उसने डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसके बेनिफिट्स शेयर किए थे बायोडाइवर्सिटी के। नेक्स्ट देख लो क्लाइमेट चेंज, रैपिड रिवीजन याद रखना। क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस, पेरिस एग्रीमेंट और इंडिया को गोल। इसमें हमने देखा गया था ग्रीन हाउस गैस को जब हम देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैस किन वजह से होता है, तो मेजर गैसेस क्या है, CO2, CH4, मीथेन, नाइट्रोक्स ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और SF6। ठीक है, सल्फर हाइड्रोफ्लोराइड। तो CO2 के मेजर सोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, सीमेंट प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें। अब और ये मीथेन के आप रख देना, राइस पैडीज जो जितनी चलती रहती है, लैंडफिल्स होते रहते हैं, नेचुरल वेटलैंड्स गिरती रहती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, कंबंशन और यहाँ से होता रहता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, ये इंडिया का पंचमृत, इंडिया पंचमृत। जब भी इंडिया पंचमृत की बात है, COP 16 का ये पार्ट है 2021 में जो हुआ था। ठीक है, इंडिया पंचम का मतलब होता है 5, यानी कि इंडिया ने यहाँ पे 5 कुछ क्लाइमेट के गोल्स को डिसाइड किया था। सिर्फ सुन लो, याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। 5 क्लाइमेट गोल्स को डिसाइड किया था। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी शेयर, हम बिना फ्यूल के
कैपेसिटी यानी कि एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज़ करेंगे, एम्बिशन को जितना हो सके कम करेंगे, इंटेंसिटी एम्बिशन की कम करेंगे और नेट जीरो पे फोकस करेंगे। नेट जीरो एम्बिशन बाय 2070, समझ रहे हो कितना दूरगामी विजन रखता है इंडिया। और अदर का 2050 का ही था, पर इंडिया ने 2 साल और पीछे ले गया, मतलब कि और हम लेट ही करेंगे भाई, है ना। नेक्स्ट ओजोन लेयर के बारे में पढ़ो। देखो ओजोन लेयर के बारे में ना बेसिकली 2 याद रखो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी लेयर्स है, 5 लेयर्स होती है, तो ओजोन का बेसिकली जो हार्ट होता है वो 2 लेयर में होता है नीचे की। जब भी ओजोन लेयर की बात होती है, इसका मेन इंपैक्ट जो पड़ता है वो एनवायरनमेंट की टॉप सबसे नीचे की 2 लेयर्स में पड़ता है, ठीक है। एक होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, एक होते हैं ट्रोपोस्फीयर। हाँ, आप एटमॉस्फेयर के सारे ओजोन्स को भी याद कर लेना सबसे नीचे, ठीक है। तो सबसे नीचे होती है टी से याद करना, टी याद रखना, सबसे नीचे टी होती है। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मिथोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इस तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर पे इसकी अगर रेंजेस भी आती है ओजोन लेयर की सन से, तो ये गुड होती है, 15 से 35 किलोमीटर की एप्टीट्यूड में आती है, ये गुड माना जाता है। ये ओजोन लेयर को एब्जॉर्व कर लेता है इसकी यूवीबी रेडिएशंस को, और अर्थ को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। पर अगर यही ओजोन लेयर पॉल्यूशन की वजह से नीचे और ट्रोपोस्फीयर की लेवल में आती है, ग्राउंड लेवल पे आती है, तो भाई ये बहुत बुरा माना जाता है, जैसे एयर पॉल्यूशन हो सकता है, स्मोक का फॉग है, और प्लांट को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है। सबसे बड़ी बात, हमें हमारी स्किन, हमारे लंग्स को भी, ह्यूमन लंग्स को भी प्रॉब्लम देता है, ठीक है। कन्वेंशन याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एक वियन कन्वेंशन हुआ था जिसने स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन के ऊपर बात करने की बात की थी, और यहाँ पे एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये रामसर का कन्वेंशन था, ठीक है। रामसर साइड में वेटलैंड्स का कन्वेंशन था, वहाँ से ये रिलेट करता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक नया COP हुआ था, ठीक है। COP 30 नहीं, COP 29 की बात करी, ये बाकू में होता है, जो कि अजरबैजान, ठीक है, याद रखना। अजरबैजान मिडिल ईस्ट का पार्ट है, ये बाकू में हुआ था। COP 30 हुआ था बेनिन में, ब्राज़ील में, ठीक है। तो ये आप की डिफरेंस थोड़ा याद रखना। COP इज़ द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। फुल नेम इसका ये रहा, 29th कॉन्फ्रेंस पार्टी थी यूनियन फ्रेमवर्क की, और यहाँ पे न्यू कनेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स के ऊपर इसने बात की थी, जिसने उसने बोला था कि $300 बिलियन जो है हम पर ईयर क्लाइमेट के ऊपर खर्च करेंगे, और पिछली बार जो थी वो 100 थी, तो कंपेयर आ सकता है स्टेटमेंट वाइज, याद रखना। बॉर्डर गोल रखा हुआ था इसमें, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 के अंदर ये काम करता है, तो आर्टिकल 6 के ये याद रखना, आर्टिकल 6 किस बारे में बात करता है, ठीक है। इतना काफ़ी, इतना पढ़ लोगे तो। COP 16 भी याद रखना। COP 16 जो मैंने काली के बारे में बताया था, कोलंबिया में 2024 में हुआ था ये, ठीक है। COP 16, अच्छा एक चीज़ आपको मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपको COP के बारे में ढंग से समझना है ना, तो एक सुदर्शन गुर्जर सर जियोग्राफी की काफ़ी अच्छी फैकल्टी माने जाते हैं, उनकी आप जाकर के COP 30 की वीडियो देख लो। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मुझे पर्सनली वो वीडियो अच्छी लगी, इसलिए मैं जाकर के बोल रही हूँ, उसको जाकर के देख लो अगर COP के बारे में ढंग से पढ़ना है। COP के अंदर कौन कौन से कन्वेंशन है, कौन कौन सी ग्रुप्स है, क्या क्या पार्टीज है, उसमें मतलब थोड़ा डिटेल वे में बता रखा है, तो इट विल टेक मोर देन ओनली हाफ एन आवर, हाफ आई थिंक, तो वो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अपन लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में, जिसमें इंडिया का रोल क्या है। सो ऑल की कन्वेंशंस के हम बात करेंगे, ठीक है। मैंने इसको क्रोनोलॉजिकली लिख रखा है। सबसे पहले देखेंगे रामसर साइड, ये कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था, बेसिकली वेटलैंड्स के लिए हुआ था। अभी आप याद रख लेना। अभी अच्छा, करंट में भी कितने रामसर साइड्स है इंडिया में, यह बताओ मुझे। नेक्स्ट साइट्स, ये 1975 में हुआ था, इसके 4 साल बाद ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में हुआ था, और यही पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी दूसरी चीज़ जानी जाती है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे CMS, 1943 में हुआ था, माइग्रेटरी स्पीसीज़ की वजह से। नेक्स्ट है वेन एंड कन्वेक्शन ओजोन फ्रेमवर्क के लिए हुआ था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लोमेटिंग सस्टेंशन के लिए हुआ था ये। उसके बाद UNFCCC क्लाइमेट फ्रेमवर्क के ऊपर काम करता है ये। UNCCD सर्टिफिकेशन के ऊपर काम करता है, ये सच में ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। CBD बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम करता है, CBD, ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये यहाँ से आती है क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस रिडक्शन के ऊपर बात करता है। नायोग्या प्रोटोकॉल, यहाँ पे ये इस जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर बात करता है ये, ठीक है। मिनामाटा कन्वेंशन हुआ था, ये मर्करी पोल्यूशन के ऊपर बात करता है। पेरिस एग्रीमेंट अगेन क्लाइमेट के और इसमें सारी कंट्रीज़ है, कौन सी UN के अंदर जितनी कंट्रीज़ है वो सब इसके अंदर है, वो सब इसके अंदर शामिल होती है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ना घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, ठीक है। किंगाली अमेंडमेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के कन्वेंशन क्या होता है। काली फंड अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो काली फंड अभी उसमें COP में पढ़ा था अभी हमने ऊपर COP 16 में, ठीक है। नेक्स्ट है पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ना ये चीज़ आप याद रखना पोल्यूशन के बारे में, कंसेप्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें, जिसमें PM 2.5, PM 10,
PM2.5 इज़ मोर डेंजरस देन PM10। एसिड रेन्स के बारे में, ठीक है, कौन कौन सी गैसेज उसके अंदर होती है। फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में कौन कौन सी गैसेज उसके अंदर रोल प्ले करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर बात करती है, ठीक है। ये बेसिकली 2.5 को कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया था। 2.5, ठीक है। पर्टिकुलर मैटर है, ऐसे मैटर्स जो बहुत बहुत माइनर होते हैं, जिनको आइडेंटिफाई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और ये बहुत हमारे लंग्स डायरेक्ट इन सब पे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलर को एक रिविजन ले लेते हैं वाटर पोल्यूशन की, ठीक है। सो BOD मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और DO मतलब होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये बायोकेमिकल, और इसी में अगर केमिकल हटा जाए तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन डिसॉल्व कर देता है इन वाटर में। सो फिश को मिनिमम 4 से 5 यहाँ पे IS2 में रखा जाता है। ये क्लिनजर मक्खी, ये याद रखो कि ये पानी को थोड़ा साफ कर देता है, ठीक है। ये आया था, ये एग्जाम में PYQ में ये दोनों मैंने देखा था। PYQ में ये आया था मिनामेटा डिसीजेस, ठीक है। तो मिनामेटा डिसीज, ये मिनामेटा कन्वेंशन के थ्रू हुआ था, जापान में हुआ था। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन था कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर इटाई डिसीज, ये जापान का ही था। जापान में एक डिसीज फॉलो किया जिससे उनकी हड्डियाँ गल रही थी, किडनी के डैमेजेस होने की खतरा हो रही थी। उन डिसीज़ का नाम है ये। डिसीज़ का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग प्रोटेक्टेड एरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क ये सब क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब है स्पीसीज़ को एक ऐसी जगह पे प्रोटेक्ट करके रखना ताकि उनकी प्रजातियाँ ख़त्म ना हो, ठीक है। पोचिंग वगैरह से रोका जा सके उनको, और हंटेड वगैरह इन सब से रोका जा सके, ठीक है। सो नेशनल पार्क अभी करंट में 106 है, हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन के ऊपर रखा जाता है। ह्यूमन की एक्टिविटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एक्टिविटी नन होती है, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं होती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी करंटली 551 है, वन ऑफ द मोस्ट। वाइल्ड लाइफ में भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन हाई होता है, प्रोटेक्शन हाई होता है, बट नेशनल पार्क के कंपैरिजन कम, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है नेशनल पार्क में, उससे कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। लिमिटेड होती है और कंट्रोल प्रोटेक्शन होती है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको बाउंड्री देती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बाउंड्रीज में रहती है। एक होती है बायोस्फीयर रिजर्व, करंटली 18 है। ये यूनेस्को मैप के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है। ट्रांजिशनल जोन है, ये याद रखना, ठीक है। तो स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, इस बायोस्फीयर इज द ट्रांजिशनल जोन, सो यस, ठीक है। 3 जोन के ऊपर काम करता है, कोर, बफर, ट्रांजिशन। उतना बेसिक मत जाओ, थोड़ा ये ऊपर का, और छोटी छोटी चीज़ें याद रखो बस। टाइगर रिजर्व करंटली 54 है, और ये NTCA नेशनल टाइगर कन्वेंशन एक्ट के थ्रू ये काम करता है, मैनेज करता है। बफर है होती, मतलब लिमिटेड चीज़ें अलाउ है, ह्यूमन एक्टिविटी बहुत लिमिटेड है इसके अंदर। और कंजर्वेशन रिजर्व में भी 100+ कंजर्वेशन है, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली कुछ 1-2 महीने पहले, जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, अभी कुछ शायद 1 महीने पहले ही अभी ईरान से 9 टाइगर्स जो है वो मंगवाए गए थे, चीता मंगवाए गए थे। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है, चीता मंगवाए गए थे। हम यहाँ पे टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं। सो मैनेज बॉडी कौन सी है, तो NTCA इसको मैनेज करती है। और स्टेट्स सबसे ज़्यादा MP, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, यहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज MP में है। बायोस्फीयर रिजर्व और रामसर साइट्स के बारे में ये थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। हम डायरेक्ट स्पीसीज़ के ऊपर चलते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जो अभी करंट का अफेयर्स था। अफ्रीकन चीता, ठीक है, तो अफ्रीका से मंगवाया गया है, ईरान अफ्रीका से मंगवाया गया। वनरेबल कैटेगरी में आती हैं चीता। उसके अलावा फर्स्ट क्यूब बॉर्न यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क, याद रखना, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कूनो नेशनल पार्क में जहाँ पे पहले चीता का बर्थ हुआ था, और 70+ प्रोजेक्ट चीता यहाँ पर चालू किया गया था, ये थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद घड़ियाल क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। हॉलुक गिबॉन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे पगायमी हॉक जो भी है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। यहाँ पे शेक हेड फिश, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। मतलब क्रिटिकल जो स्पीसीज इस बार करंट में रही है, ज़्यादा रही है, उनके बारे में मैंने यहाँ पे स्टेटस उनका लिख रखा है, ठीक है। ड्यूनिंगो वर्नेलेबल है। वेल फिश यहाँ पे क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, नॉट क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो गुजरात फिशरमैन कंजर्वेशन यहाँ पे प्रोग्राम चालू किया 2024 में, एक्सीडेंटली कॉच्ड एंड रिलीज्ड की वजह से ये यहाँ पर ख़त्म होने की प्रजाति पे थे। नेक्स्ट है इंडिया का इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अलायंस क्या है, वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे ISA बात करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ठीक है। ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था COP21 के थ्रू, पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू। हेडक्वार्टर इसका इंडिया में ही है, इंडिया हरियाणा गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में है इंटर सोलर अलायंस।
इंडिया की ये जो है फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है इंडिया में, समझ आई। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो ऐसा फर्स्ट है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। 120 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ओरिजिनली सिर्फ मतलब ज़्यादातर ट्रॉपिकल नेशन की कंट्रीज है इसके अंदर, और अब तो ये पूरे यूनियन मेंबर्स के लिए भी ओपन है। गोल क्या है इसका, तो $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सोलर एनर्जी के ऊपर बाय 2030, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी ग्लोबली। ये थोड़ा सा याद रखने लो, मैंने जूम कर दिया, ठीक है। एक थीम रखी गई है इसकी, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ग्लोबल सोलर ग्रिड इंटरकनेक्शन इनिशिएटिव, ये UN UK। तो ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग, क्वेश्चन पूछेगा, करके आना है सबको, समझ आई। CDRI, कोलिजन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिलहाल ये देखिए, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ICB, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में था ये, तो ये 2023 अप्रैल में फाउंड हुआ, हालांकि लागू इम्प्लीमेंट हुआ 2024 में। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, स्टेटमेंट पे फोकस रखना। PM मोदी के थ्रू स्टार्ट हुआ था। 15th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर बनाई थी, जो इंडिया का इनिशिएटिव था। इसके अंदर बेसिकली कैट है, तो 7 स्पीसीज कैट की इसके अंदर इंक्लूड है। कौन कौन सी देख लो भाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और पूमा। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक आप खुद बना लो, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कहाँ से बताऊँ आपको, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है शॉर्ट ट्रिक बता दो मैडम। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर वही इंडिया में है, और ये बनने वाला है 3rd इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन इंडिया, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे 3rd इंटरनेशनल बनेगा। पहला वो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये 3rd है। सेकंड कौन सा है, सर्च करो गूगल पे। मेंबर कंट्रीज देख लो, इसके अंदर 12 कंट्रीज़ है बेसिकली, 12 कंट्रीज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रखी है। गोल भी इसका याद रखो कि ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन, हैबिटेट प्रोटेक्शन और एंटी पोचिंग, क्लाइमेट एडप्शन, इन सबसे इसको बचाना है, ठीक है। अदर की अलायंस भी लिखा हुआ है मैंने, GBA जहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर बात करता है। MAC मनग्रुव अलायंस, क्लाइमेट लिडिट, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, मिसाइल लाइफ, ये COP 26 के अंदर बात की गई थी। और मिस्ती, हाँ ये मिस्ती थोड़ा डोमेस्टिक वर्ड से क्रिएटेड करता है, 2023 बजट के अंदर भी इसको शामिल किया गया था। अब इन्वायरमेंटल लॉज और फॉरेस्ट कवर के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसको लेकर कुछ कुछ कानून बनाए गए हैं, तो आते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पार्ट को भी इसके अंदर लिख दिया। क्रोनोलॉजिकली लिखा हुआ है मैंने, तो याद रखना। सबसे पहले 1972 में ऊपर हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इसके अंदर 4 शेड्यूल शामिल किए गए थे, ठीक है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और NTC शेड्यूल 1 को भी इसके अंदर डाला गया था, हाईएस्ट प्रोटेक्शन टाइगर रिजर्व जैसी चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद 1974 को वाटर एक्ट आया था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के ऊपर, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर आया था। फिर था फॉरेस्ट कंजर्वेशन, 1980 में आया था। एयर एक्ट आया था 1981 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में। फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी 2010 में आया था, ये याद रखना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो इस पर स्टार लगा लो, ठीक है। इंडिया का ये 3rd कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के बाद, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया 3rd ऐसी कंट्री है जो ग्रीन कोट मतलब ये नेशनल जो इंटरनेशनली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इन चीज़ों की रक्षा करने के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित किया हुआ है, ठीक है। और ये हमेशा सुमोटो को जो है प्रेफर देती है, सुमोटो जुरिस्डिक्शन होता है, सुमोटो का मतलब होता है फास्ट एक्शन लेना, ठीक है। बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी अमेंडमेंट हुआ था 2023 में, तो वो एक्ट आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं फॉरेस्ट कवर रामसर साइड। हाँ, रामसर साइड के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट है जो कवर है, तो बेसिकली टोटल फॉरेस्ट कवर है इसके अंदर 21% है, ये याद रखना। स्टेट रैंक बाय एरिया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, याद रखो। MPACOM कुछ इस तरीके से याद रखो, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। मतलब अगर स्टेट वाइज भी आप देखो, तो मैं आपके लिए थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। ये मान लो अपने बनाया मैप, यहाँ पे थोड़ा सा अरे भैया तो दिख ही नहीं रहा, लेट मी चेंज माई पेन। हाँ, ये बनाया आपने मैप, सॉरी, ठीक है। आइडिया लेना भाई, कोई मजाक नहीं बनाना मेरे मैप का, मैं भारत के नागरिक हूँ, ठीक है। यहाँ से ये गया जम्मू एंड कश्मीर, नेपाल चला गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया थे। हाँ भाई, तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस तरीके से याद रखना, तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है यहाँ पे MP नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ से फिर ऊपर चले जाना है, या अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। फिर मेघालय वगैरह यहीं पर है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाना। स्टेट घुमा भी सकता है, स्टेटमेंट घुमा भी सकता है, वो आपसे डायरेक्ट स्टेट्स ना पूछ के ये पूछ ले कि क्या इसमें नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज़ का रोल है, तो हाँ भाई है।
ठीक है। तो स्टेट की मैंने रैंक बता दी, इस तरीके से आप याद रखना। हाँ, स्टेट की एरिया कितना शेयर करते हैं, तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये तीन, ये मिडिल ईस्ट का, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट का एक पड़ता है। मैनग्रोव के बारे में जब हम देखते हैं तो मैनग्रोव तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की फील्ड में फैला हुआ है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया एशिया का। गुजरात में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव्स एरिया जो है वो मिलते हैं। रामसर साइट इंडिया में करंटली 80 रामसर साइट है इंडिया में। लार्जेस्ट है सबसे ज़्यादा एशिया में, मतलब कि पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। और ग्लोबली यूके के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है रामसर साइट्स के कंजर्वेशन में। 2024 में भी कई सारी साइट्स जो है इसके अंदर ऐड हुई थी, मैंने वो भी लिख दिया है। कर्नाटक में जहाँ पे आकाश मुंद्रा, यहाँ पे कन्वेंशन ऐड हुआ था। मंडालीकेरे, ठीक है, और रगंती तमिलनाडु, ये सब जो है ये यहाँ पे लॉन्गवुड शोले, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्विक रिवीजन देख लेते हैं, यहाँ पे मोस्ट फैक्चुअल टॉपिक्स हैं। तो देखो रामसर कन्वेंशन में 80 जो है करंटली 80 रामसर कन्वेंशंस ऐड है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, सॉरी हाँ ये मैंने थोड़ा सही है, डिफरेंट टेबल है भाई, इसको और इसको मिलाना नहीं, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन अभी करंटली कितने हैं, 80 है, मैंने अभी ऊपर बताया। बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को के अंडर आता है कितने हैं, 12। नेशनल पार्क 106। टाइगर पॉपुलेशन देखेंगे तो 3600 से ऊपर तक की टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पर देखने गई है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। इंडिया फॉरेस्ट कवर 21 पॉइंट समथिंग जो है फॉरेस्ट इंडिया का एरिया कवर करता है लैंड में। COP29 में यहाँ पे क्लाइमेट फ्रेंड्स को कितना दिया गया था बजट, तो 300 बिलियन डॉलर का यहाँ पे बजट मिला हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट में टेम्परेचर का टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पे GBF का टारगेट तो 30x30 था, 30 लैंड को 30 ओशन को, याद होगा ये सब, है ना, सॉरी। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो ट्रैप्स है, अगर आपने ऊपर पढ़ लोगे तो आप अपने आप इसको समझ जाओगे। नेक्स्ट अपन ना इस पे ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ऊपर की है रिवीजन सीरीज मैंने कहा दिया। 1972 में क्या आया था, तो यहाँ पर 1972 में अभी हमने देखा था स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन याद करो, 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत, ठीक है, फर्स्ट अर्थ का सबमिशन था साइट को लेकर के। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ठीक है, 21 एजेंडा को जोड़ा गया था। पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, ये साइट्स के अंदर कंक्लूड होता है। CDRI जो कि न्यूयॉर्क क्लाइमेट चेंज समय हुआ था, ये 2019 में हुआ था। 2022 में अभी हमने ऊपर की बात की थी, 2023, 2024, 2022, 25, 2024 में COP16, 25 में COP16। काली फंड, ये मैं ये नहीं कह रही कि इस पे फोकस करो भाई, काली फंड, ठीक है। फाइनेंस अग्री, IBCA क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। तो दिस PDF इज क्रिएटेड बाय मी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड टिल हेयर। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। देखो PDF आपको मिल जाएगी, PDF के लिए रोना धोना नहीं है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नहीं तो आप मुझे कमेंट भी कर दोगे, मैं कमेंट में आपको पिन कर दूँगी, दे दूँगी वहीं पे, फाइल वहीं पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये PDF ले सकते हो। बाकी कैसे लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमने एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्वायरमेंट इकोलॉजी रिवीजन मारी है, 1 शॉट की, ठीक है। डिटेल वीडियो चाहिए तो 2 तरीके हैं, अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। कुछ पर्सनल टर्म्स अगर पूछने हैं तो वो मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूँगी। दूसरी बात, ग्रुप डिस्कशन है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। तीसरी बात कि पूरी मतलब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया बेसिक पे फोकस करना पड़ेगा, तो फिर आप ये 1 शॉट रिवीजन देख करके सब कुछ खत्म कर सकते हो। और छोटे मोटी चीज़ है तो बैकलॉग है तो उसको कवर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रिवीजन शॉर्ट्स की किसकी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो कैसे लगी ये भी बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच टू बीइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।